नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए 9 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि हल्द्वानी से है। कांग्रेस की दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश का आज होगा अंतिम संस्कार और रानीबाग के चित्रशिला घाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में शामिल होने हल्द्वानी पहुंचे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत और किशोर उपाध्याय, अजय भट्ट, बंशीधर भगत भी हल्द्वानी पहुंचे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी इसमें शामिल होंगे और पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी होंगे मौजूद। स्वराज भवन में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर और दिल्ली में कल हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया था। रविवार शाम उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से हल्द्वानी लाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से, जहां कांग्रेस की दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी अपडेट ये कि मुख्यमंत्री भी हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। किशोर उपाध्याय, अजय भट्ट, बंशीधर भगत भी हल्द्वानी पहुंचे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी इसमें शामिल होंगे और पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। तो स्वराज भवन में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और अब से थोड़ी देर के बाद चित्रशिला घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में एक बैठक में शामिल होने के लिए इंदिरा हृदयेश पहुंची थी और वहीं पर अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद अस्पताल उनको ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। और चलिए सीधे रुख करेंगे हल्द्वानी का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद कांडपाल इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, और क्या अपडेट्स आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और उन्होंने इंदिरा हृदयेश के जो पार्थिव शरीर को जो है श्रद्धांजलि भी अर्पित करती है। उनके साथ नैनीताल से सांसद अजय भट्ट भी थे, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत भी थे। इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और श्रद्धांजलि बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। और इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम और जो नेता है एक एक करके वो भी पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने भी इसे एक अपूर्णीय क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि वक्त वक्त पर वो आवाज उठाती रही है लोगों की और एक बड़ी बहन के तौर पर मेरा मार्गदर्शन करती रही, मुझे सलाह देती रही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद कांडपाल लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, तस्वीरों में हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए, जैसे कि प्रस्तावित कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, उसके तहत मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी और इंदिरा हृदयेश के निधन पर गहरा शोक भी व्यक्त किया है, क्योंकि राजनीति एक अलग चीज होती है और मानवता एक अलग चीज है। तो उन्होंने सीखा है इंदिरा हृदयेश के साथ संसद में तमाम काम करने की कलाएं सीखी हैं। इंदिरा हृदयेश का व्यवहार कैसा था वो सीखे, राजनीति के गुण सीखे हैं, किस तरीके से इंदिरा हृदयेश ने सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई आम जनता की, तो उसको लेकर भी उन्होंने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है कि वो बड़ी बहन जैसी थी, तमाम चीजें उनसे सीखने का मौका मिला। दरअसल ये उत्तराखंड के लिए एक बड़ी क्षति भी है और इस बात को जो उत्तराखंड का हर नेता है, चाहे वो विपक्षी दल का हो चाहे वो सत्ता दल का नेता हो, इस बात को जरूर मानना कि इंदिरा हृदयेश उनकी बड़ी बहन की तरह थी। ये जो क्षति पूरे उत्तराखंड प्रदेश। विनोद, अंतिम संस्कार के लिए कितने बजे का वक्त तय किया गया है? देखिए, अब मुख्यमंत्री इंदिरा हृदयेश के घर से निकल चुके हैं और इसके बाद इंदिरा हृदयेश का जो पार्थिव शरीर है, अब से कुछ देर बाद यानी 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है यहाँ से स्वराज आश्रम जाने तक, क्योंकि कुछ ही किलोमीटर की दूरी है। स्वराज आश्रम में अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चित्रशिला घाट के लिए रवाना किया जाएगा। तकरीबन 11 से 12 बजे का वो समय होगा जब उनकी अंतिम यात्रा स्वराज भवन से चित्रशिला घाट के लिए शुरू होगी। बिल्कुल, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं विनोद की 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा यहाँ से चित्रशिला घाट तक पहुँचने में। तो ट्रैफिक का रूट किस तरीके से डाइवर्ट किया गया है, व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं, क्योंकि भीड़ भी काफी ज्यादा ना इकट्ठी हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कल से प्रस्तावित था और इसको देखते ही आज सुबह से पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर ली थी। इसके अलावा शहर के अलग अलग हिस्सों से रूट डाइवर्जन किया गया है, क्योंकि मेन जो ट्रैफिक वो नैनीताल रोड का है, जो नैनीताल हाईवे है, तो उस पर पुलिस चप्पे चप्पे पर लगी हुई। इसके अलावा जो सीपीयू की टीम है उसको भी लगाया गया है। तो अलग अलग रूट किया गया है।
ट्रैफिक का जहां तक कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस के अलग अलग अधिकारी को जो है वो डिप्लॉय किया गया है कि आप मॉनिटरिंग कीजिए, क्योंकि बिल्कुल। तो दिवंगत नेता का जो पार्थिव शरीर है फिलहाल स्वराज भवन में रखा गया है और यहीं पर अंतिम दर्शन के लिए एक एक करके लोग पहुंच रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद कांडपाल इस जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करेंगे यूपी की। यूपी में पंचायत उपचुनाव की मतगणना जारी है और चित्रकूट, अमरोहा, मथुरा, बुलंदशहर, वाराणसी सहित 73 जिलों में हुए पंचायत उपचुनाव की काउंटिंग हो रही है। जिला पंचायत सदस्य के 6, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 137, प्रधान के 128 और ग्राम पंचायत सदस्य के 14,179 पदों के लिए शनिवार को वोटिंग हुई थी, जबकि 26 ग्राम प्रधान, 1 जिला पंचायत सदस्य, 44 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 2,06,941 ग्राम पंचायत सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। तो पंचायत उपचुनाव की मतगणना जारी है। प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। चित्रकूट, अमरोहा, मथुरा, बुलंदशहर, वाराणसी सहित 73 जिलों में हुए पंचायत उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही ओमकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कन्हैया, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आप कहां पर मौजूद हैं, वहां से क्या तस्वीरें? मैं गोवर्धन विकास खंड पर मौजूद हूं, जो गोवर्धन विधानसभा में लगता है, जहां पर मतदान के बाद जब मतपेटिकाएं सुरक्षा व्यवस्था के बीच में रखी गई और अब आज मतदान के बाद आज काउंटिंग शुरू हो गई है। जो सदस्य हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर काउंटर लगाए गए हैं, 2 काउंटरों के माध्यम से मतगणना चल रही है। आला अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कई ग्राम प्रधान जो निर्वाचित हुए थे, उनकी बॉडी का गठन ना होने के कारण उनके जो शपथ ग्रहण समारोह था वो नहीं हो पाया। तो इसके साथ ही उन लोगों का भी रास्ता साफ हो जाएगा। 181 ग्राम पंचायत सदस्यों की मथुरा में काउंटिंग हो रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी खुद मुस्तैदी से पूरे काउंटिंग को करा रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। तो काफी व्यवस्थाएं हैं, वो मुस्तैद हैं और लॉकडाउन क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है कि कोई ऐसी जो लोग अंदर आ रहे हैं उनको सैनिटाइज कराना, उनसे बार बार अपील करना कि वो लोग मास्क का प्रयोग करें। लगातार प्रशासन अपील कर रहा है और सब लोगों से कह रहा है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि चुनकर गांव में जाएंगे और गांव की नई सरकार बनाएंगे, उनसे भी प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के लोगों द्वारा अपील की जा रही है कि वो लोग गांव में अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को वैक्सीनेशन। बिल्कुल कन्हैया, बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। ओमकार के पास चलते हैं। ओमकार, कितना वक्त और लग सकता है नतीजे सामने आने में, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं? क्या अपडेट्स आपके पास? जी देखिए, बता दें कि मैं चित्रकूट के सदर ब्लॉक में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर 7 ग्राम पंचायतों के सदस्यों का मतगणना हो रही है, जिनकी मतगणना शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही मतगणना स्थल है जहाँ पर मतगणना की जा रही है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी काफी इंतजाम किए गए हैं और 10 बजे तक काफी स्थितियां साफ हो जाएंगी। चित्रकूट जिले में आज 50 ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए थे, जिनकी मतगणना की जा रही है और ज्यादातर स्थितियां बिल्कुल। तो अब से थोड़ी देर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारियां देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी में पंचायत उपचुनाव की मतगणना जारी है और इसी को लेकर ये लगातार अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर जो काउंटिंग है वो चल रही है। इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से है। योगी सरकार का आज से विशेष वैक्सीनेशन अभियान और प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर आज से चलेगा विशेष अभियान। रेहड़ी पटरी वालों, ऑटो रिक्शा चालकों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी जिलों में अलग से होगा ड्राइवर बूथ, स्ट्रीट वेंडर बूथ और हर जिले के नगर निगम पालिका परिषद ऑफिस में बनेगा बूथ और 100 रेहड़ी पटरी दुकानदारों, फल विक्रेताओं को लगेगा टीका। 50-50 व्यक्ति की क्षमता वाले बूथ की व्यवस्था का है निर्देश। सभी जिलों के आरटीओ ऑफिस में बनेगा ड्राइवर बूथ और हर दिन कम से कम 100 कमर्शियल ड्राइवर के वैक्सीनेशन का निर्देश दिया गया है। उधर आज होगी योगी कैबिनेट की बैठक और आज दोपहर 12 बजे बैठक होने जा रही है। लोक भवन में ये बैठक बुलाई गई है और कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। कैबिनेट की बैठक के बाद होगी मंत्री परिषद की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है अहम आदेश और यूपी बोर्ड परीक्षा के नतीजे बिना मेरिट के जारी किए जाएंगे। परीक्षार्थियों को अंक सुधारने का भी मौका मिलेगा और कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने पर मिलेगा मौका। यूपी बोर्ड के कुल 56,04,628 परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा के किया जाएगा प्रोन्नत और 31 अगस्त तक जारी हो सकते हैं परिणाम।
सीएम योगी ने सभी प्रदेशवासियों को विश्व रक्तदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि रक्तदान महादान है और रक्तदाता समाज और मानवता का अप्रियतम सेवक है। आइए आज समाज में रक्तदान के विषय में फैली हुई भ्रांतियों को दूर कर मानव के अमूल्य जीवन की रक्षा में अपना योगदान दें। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर राजनीति अपने चरम पर है और विपक्षी दलों ने मंदिर का निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। और अब इस मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान जारी करके सफाई दी है। चंपत राय ने अपने बयान में कहा है कि राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित लोग जमीन खरीद के संबंध में समाज को गुमराह करने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। मंदिर का परकोटा व रिटेनिंग वॉल को वास्तु दोष को ठीक करने के लिए मंदिर के आसपास की जमीनों को खरीदा गया। जो जमीन खरीदी गई वो खुले बाजार मूल्य से बहुत कम में खरीदी गई। उक्त भूमि को खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेतागणों ने वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर अनुबंध किया था उस भूमि को 18 मार्च को बैनामा उसका कराया और उसके बाद ट्रस्ट के साथ अनुबंध हुआ। जो राजनीतिक लोग इस पर प्रचार कर रहे हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। संबंधित व्यक्ति राजनीतिक है और राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगे हैं और पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ट्रस्ट पर करोड़ों का घोटाला करने का आरोप लगाया है। पांडे का आरोप है कि 2 करोड़ में खरीदी गई जमीन महज 10 मिनट के अंदर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीद ली। उन्होंने बेनामी और एग्रीमेंट के दस्तावेज पेश करते हुए यह आरोप लगाया है। आरोप है कि 18 मार्च 2021 की शाम 7:10 पर जो जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई उस जमीन का महज 5 मिनट बाद ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट करा लिया। आरोप यह भी है कि दोनों मामलों में गवाह एक ही है और पहले गवाह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और दूसरे गवाह अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह के मुताबिक बेनामी के लिए स्टाम्प बाद में खरीदे गए। ट्रस्ट ने एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प पहले ही खरीद लिए थे। और उधर मामले को लेकर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि उन पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं। आरोप लगने पर कोई चिंता नहीं करते और वो आरोपों की स्टडी करेंगे। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अयोध्या का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनमीत गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, एक तरफ राम मंदिर निर्माण का काम तेजी के साथ चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और इस पर अब राजनीति भी देखी जा रही है। निश्चित रूप से अब इस पे राजनीति देखी जा रही है। एक तरफ तो राम मंदिर निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है क्योंकि 2024 तक राम मंदिर का निर्माण पूरा कंप्लीट कर लेना है और भगवान श्री राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएं। वहीं दूसरी ओर जो है ट्रस्ट के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा है जिसमें आरोप है कि एक जमीन के एग्रीमेंट को लेकर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। अब इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है, समाजवादी पार्टी भी इसमें राजनीति कर रही है, उसके अलावा आप पार्टी भी राजनीति कर रही है। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से जो सफाई आई है उसमें कहा गया है कि जो पिछला मूल्य था उस मूल्य से उस जमीन का एग्रीमेंट हुआ है और जो एग्रीमेंट हुआ है बहुत क्लियर है, उसमें किसी तरीके की कोई गलत कार्य नहीं हुआ है क्योंकि नंबर 1 के माध्यम से आरटीजीएस के माध्यम से ये सारे पेमेंट किए गए हैं। ये ट्रस्ट का कहना है। बिल्कुल, तो ट्रस्ट ने आरोपों को नकारा है और कहा है कि अगर ऐसा भी कुछ पाया जाता है तो इस पर हम जांच भी करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनमीत गुप्ता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वैक्सीनेशन पर फैले भ्रम को दूर करने के लिए मथुरा में मस्जिद के इमाम आगे आए हैं और मस्जिद के इमाम लाउड स्पीकर से लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। ये पॉजिटिव खबर आपको दिखा रहे हैं जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। लोग अब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सरकारी अस्पताल और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मुस्लिम समाज के कुछ प्रभावशाली लोग भी स्थानीय लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं और जिसके बाद लोग भी समझने लगे हैं कि महामारी से मुक्ति के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। इमाम साहब हैं मस्जिद के, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब भाई लोग, हिंदू मुस्लिम सभी भाई लोग इस वैक्सीन को लगवाएं और इस कोरोना से मुक्ति पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें लगवाने के लिए। कोई नुकसान की चीज़ नहीं है और बढ़िया चीज़ है ये, जो तो बहुत महंगी चीज़ है और काफ़ी जो तो वहाँ से विदेशों से मंगाया है और बहुत काफ़ी कीमत है इसकी और इससे फ़ायदा ये देश के लिए कोई नुकसान नहीं है और इसको लगवाएं, इस कोरोना से मुक्ति पाएं।
देश में जल संकट की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि इस संकट को समझकर इससे निजात पाने के लिए कुछ करते हैं। कानपुर के बिधनू ब्लॉक के करियाझाल गांव के लोगों ने कई सालों से बंजर पड़ी जमीन खोदकर तालाब का रूप दे दिया है। 2 साल की अपनी इस मेहनत के बाद गांव के लोग मिसाल बनकर खड़े हैं और गांव में कई सालों से पानी का संकट था। प्रशासन से गांव वालों ने कई बार शिकायतें भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। तालाब खोदे जाने का अब असर भी दिखने लगा है। तालाब बनने से गांव के हैंडपंपों में पानी आने लगा है और गांव वालों ने तालाब के पास 6500 पौधे भी लगाए हैं। प्रस्तुतकर्ता डाइजीन जेल, डॉक्टर्स नंबर 1 प्रिस्क्राइब्ड एंटासिड। प्रायोजक कपड़ों की जान, लगन डिटर्जेंट पाउडर और केक, सफेदी का सुपरहिट फॉर्मूला।